संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारियां देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, अगर आप खेती में आधुनिक तकनीकों को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर खेती किसानी को आसान बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अपना परिश्रम और समय भी बचा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी ही मशीन के बारे में जिसका नाम है सुपर सीडर। किस तरह से आपने इसका प्रयोग करना है और इसके क्या क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं हमारे कार्यक्रम के पहले सेगमेंट में। कृषि विशेषज्ञ नित नए प्रयोग कर पराली के बेहतर इस्तेमाल के लिए अनुसंधान कार्य में लगे हुए हैं। इन अनुसंधानों का नतीजा है कि पराली को जलाना अब लगभग बंद सा हो गया है। साथ ही किसान पराली को खेतों में ही जोतकर बेहतर पैदावार तो ले ही रहे हैं, साथ ही पर्यावरण सुरक्षा में सहयोग भी कर रहे हैं। पराली को खेत में सीधे जुताई करने के लिए सुपर सीडर की सफल उपयोगिता देखी गई है। सुपर सीडर मशीन। सुपर सीडर में रोटावेटर, रोलर और फर्टीसीड्रिल लगा होता है। सुपर सीडर ट्रैक्टर के साथ 12 से 18 इंच खड़ी पराली को खेत में जुताई करने में सक्षम है। रोटावेटर पराली को मिट्टी में दबाने, रोलर समतल करने और फर्टीसीड्रिल खाद के साथ बीज की बुआई करने का काम करता है। इससे 2 से 3 इंच की गहराई में बुआई होती है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे काम एक साथ एक ही समय में हो जाते हैं। इससे किसानों का समय और लागत दोनों की बचत होती है। पराली प्रबंधन में सहायक है सुपर सीडर। धान के खेत में गेहूं की कर सकते हैं सीधी बुआई। इसमें रोटावेटर, रोलर और फर्टीसीड्रिल लगा होता है। से 18 इंच की खड़ी पराली में जुताई करने में सक्षम। 2 से 3 इंच की गहराई में होती है बुआई। धान के खेतों में बची पराली को बेहतर अंजाम तक पहुंचाने वाली ये मशीन ट्रैक्टर की सहायता से चलाई जाती है और करीब 1 से सवा घंटे में 1 एकड़ खेत की जुताई की जा सकती है। सुपर सीडर की सहायता से बिजाई करते समय किसान खेत में नमी का खास ख्याल रखें। और किन बातों का ध्यान रखें, बता रहे हैं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर अर्शदीप सिंह। आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूं जिस मशीन के बारे में, उस मशीन का नाम सुपर सीडर है। ये मशीन ट्रैक्टर से चलने वाली एक ड्रिल है जिसमें हम पराली को खेत में मिला सकते हैं और कतारों में बिजाई कर सकते हैं एक ही समय पे। जब कंबाइन हार्वेस्टर से अपना पैडी की कटाई कर ली जाती है तो पराली जो खेतों में रह जाती है, आमतौर पे किसान उसको वेस्ट समझ के आग लगा देते हैं, लेकिन इस पराली में बहुत ज़्यादा खुराकी तत्व हैं। इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, ऑर्गेनिक कार्बन ऐसे जो तत्व हैं वो मिट्टी है उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो एक तो जब इनको बाहर निकाल देते हैं जला के, तो एक तो हमें अगली फसल में खादों की ज़्यादा वरतों करनी पड़ती है और हमारा खर्चा ज़्यादा होता है। तो अगर हम इस पराली को, हमने देखा है बहुत साल से तजर्बे करके कि अगर हम पराली को खेत में ही रखते हैं, बीच में ही रखते हैं, तो जो खेत में मिट्टी का जैविक मादा है उसमें बढ़ोतरी होती है और जो कनक और जो अपना पैडी है उसका जो झाड़ में 4-5 सालों के बाद जो है बढ़ोतरी होने लगती है।
ये सुपर सीडर मशीन नई मशीन इस साल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने सिफारिश की है। इससे मैंने पहले ही बताया है कि एक जो है पराली कंबाइन के साथ पटाली कटाई के बाद हम सीधी कनक की बिजाई कर सकते हैं। इस मशीन में एक आगे रोटर लगा है, उस पे ऊपर ब्लेड लगे हैं, वो पराली को मिक्स करते हैं मिट्टी में। पीछे एक रोलर है, उसके पीछे जो है खाद के और बीज के पाइपें खुली हैं, जिससे खाद और बीज जो है कतारों में गिरता है। इस मशीन से हम तकरीबन 1 से सवा घंटे में 1 एकड़ कर सकते हैं और 7 से 8 लीटर जो है 1 घंटे की इसकी जो डीजल की खपत है। इस मशीन को चलाने से पहले एक तो चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। एक तो हम ये ध्यान रखें कि जो कंबाइन है जिससे हमने पैडी की कटाई करनी है उसमें सुपर SMS फिट हो, ताकि जो खुली पराली है उसका बारीक कुतरा होकर खेत में हो जाए। और हमें खेत में जो नमी है वो बिल्कुल अच्छी चाहिए बिजाई के समय पे, तो उससे जो है बढ़िया जो है कनक जो है वो उगती है। और इसके साथ हम जो है अपना तकरीबन बिजाई के समय 65 किलो जो DAP है प्रति एकड़ के हिसाब से वो डालना है, और पहली और दूसरी पानी पे हमने 40-40 किलो यूरिया प्रति एकड़ जो है वो डालना है। और बिजाई की ढुंगाई जो है तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक हमने रखनी है। इस तरह इन चीज़ों का ध्यान रख के हम इस मशीन से बड़े अच्छे तरीके से कनक की बिजाई कर सकते हैं और अपनी जो है फसल का और अच्छी फसल ले सकते हैं, और अपनी मिट्टी का सेहत में भी सुधार होता है और वातावरण का भी जो है वो फायदा होता है। इस तरह देखा जाए तो सुपर सीडर की मदद से आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत सच साबित होती है। तो अभी आपने देखा हमारा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बतख पालन के बारे में। किस तरह से आप सफलतापूर्वक और आसानी से कम लागत में कर सकते हैं बतख पालन, इसके क्या क्या लाभ हैं और कैसे इससे आप अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सकते हैं। आइए इसके संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल करें। हमारे देश में भोजन में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए मुर्गी और बतख के अंडों का सेवन किया जाता है। घरेलू स्तर पर इनका पालन आम है, वहीं व्यावसायिक तौर पर इनका पालन करने के लिए छोटे स्तर से शुरुआत की जा सकती है। इसके अलावा खेती के साथ साथ भी बतख पालन किया जा सकता है। देश की कुल पोल्ट्री में करीब 10% हिस्सा बतखों का है। इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है, जहां बतख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सकें और विचरण कर सकें। कृत्रिम तालाब बनाकर भी बतख पालन किया जा सकता है। बतख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। आमतौर पर उन्नत नस्ल के बतख एक साल में 280 से 300 अंडे तक दे सकती है। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बतख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बतख पालन घाटे का सौदा नहीं है। अधिक अंडा उत्पादन क्षमता वाली प्रजातियां कैम्पबेल और इंडियन रनर, ये आमतौर पर 6 माह की आयु से अंडे देना शुरू कर देती हैं। अधिक मांस उत्पादन वाली प्रजातियां एलिसबरी, पेकिन और मस्कोवी, इनकी विकास दर अधिक होती है।
बतख पालन से पहले बतख पालक सुनिश्चित करें कि बाजार व्यवस्था कैसी है। साथ ही उस स्थान की जलवायु बतख पालन के लिए अनुकूल है या नहीं। साथ ही बतखों की उन्नतशील प्रजातियों का चयन स्थान की मांग के हिसाब से ही करें। इनका आवास और प्रबंधन बहुत सरल होता है। बतख के लिए महंगा फीड खरीदने की जरूरत नहीं होती। वे कीड़े, घोंघे, कवक, रसोई के कचरे जैसे सब्जियां, चावल से अपना आहार पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा अंडे का उत्पादन और आकार में वृद्धि के लिए मकई, फलियां और अन्य अनाज भी दिया जा सकता है। बतख के 3 सप्ताह के बच्चों के भोजन में 2700 किलो कैलोरी और 20% प्रोटीन की जरूरत होती है। 3 सप्ताह की उम्र के बाद प्रोटीन का स्तर 18% होना चाहिए। बतख को 1 वर्ष में 50 से 60 किलो भोजन की जरूरत होती है। हमारे देश में कई हिस्सों में धान की खेती के बाद धान के खेतों में बतखों को छोड़ दिया जाता है, जिससे बचे हुए धान को खाकर बतख के आहार की पूर्ति होती है। साथ ही बेहतर अंडा उत्पादन भी होता है। आजकल किसान समन्वित बतख पालन में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इसमें बतख, मुर्गी पालन और मछली पालन को साथ साथ कर आय को बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीक को इंटीग्रेटेड तकनीक कहते हैं। इसके लिए तालाब ऐसे स्थान में बनाना चाहिए जहां साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। बतखों के लिए बनने वाला बाड़ा तालाब के ऊपर बनाएं। इससे बतखों द्वारा गिराया गया भोजन तालाब में जाएगा, जिसका उपयोग मछलियों द्वारा किया जा सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने बतख पालन से संबंधित तमाम खास जानकारियां हासिल की। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ाकर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है। यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें। बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की दास्तान। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तान। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कामयाब किसान रमेश भाई से, जिन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है। कड़ी मेहनत और परिश्रम करके आज ये मुकाम हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने हैं। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां अपार संभावनाएं मौजूद हैं। बस जरूरत है तो सही विकल्प चुनकर कुछ अलग करने की।
वर्तमान समय में किसान पारंपरिक खेती के साथ साथ सब्जियों की खेती कर लाभ कमा रहे हैं। नकदी फसलों की खेती करने से किसानों को आय की आवक बनी रहती है, जिससे उनके सभी काम सुचारू रूप से चलते रहते हैं। लखनऊ के किसान रमेश ने भी ऐसा ही एक विकल्प चुनकर न सिर्फ अपने परिवार की जिंदगी को संवारा, बल्कि गांव के बाकी किसानों के सामने मिसाल कायम की है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर जाना जाता है अपनी सादगी, लहजे और कमाल के व्यंजनों के लिए। लखनऊ में ही आता है कासिमपुर गांव। करीब 2000 की आबादी के इस गांव में हर घर का किसान रमेश कुमार वर्मा को जानता है। इस लोकप्रियता के पीछे रमेश कुमार की संघर्षपूर्ण जिंदगी के कई पहलू छिपे हैं। एक समय ऐसा था जब परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से होता था। परिवार को इस समस्या से निकालने और उन्हें बेहतर जीवन देने के लिए रमेश ने बहुत मेहनत की है। रमेश जब 10वीं कक्षा में थे तब वे एक बीमारी के शिकार हो गए थे। इलाज में पारिवारिक स्थितियां बिगड़ गईं और इन्हें संभालने में काफी वक्त लग गया। इलाज के बाद रमेश कुमार को चलने में थोड़ी तकलीफ होने लगी, लेकिन रमेश ने हार न मानी और अपने पैरों पर चलना सीख गए। इस बीमारी के दौरान रमेश की पढ़ाई छूट गई और वे अपने पिता के साथ खेती के कामों में हाथ बटाने लगे। धीरे धीरे खेती में रमेश की रुचि बढ़ने लगी और वे इसमें कुछ नया और बेहतर करने के बारे में विचार करने लगे और इसके लिए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया। यहीं से रमेश की खेती में कुछ नया करने का मार्गदर्शन मिला और वे अपने खेतों में विदेशी सब्जियां उगाने लगे। ये वो समय था जब इन सब्जियों को लोग ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए रमेश को इसके लिए पर्याप्त बाजार नहीं मिल पाता था। कुछ लोगों ने तो मनोबल गिराने का प्रयास किया, लेकिन रमेश कुमार ने हार न मानी और वे अपने ध्येय की तरफ बढ़ते रहे। जैसे जैसे लोग जागरूक होते गए, वैसे वैसे इनकी फसलों की मांग बढ़ती गई। पहले हमारे यहाँ मतलब घर पे गोभी, टमाटर, बंदा ये सब होता था, वही हम भी करने लगे। लेकिन फिर हमने सोचा कि समय के हिसाब से उससे खर्चा पूरा नहीं होता था। हमने सोचा सबसे कुछ अलग किया जाए, तो हम इस हिसाब से करते थे कि कुछ ना कुछ हमारे पास पर डे आता रहे, कि लगातार पूरे साल। ऐसे होता था कि एक महीना सब्जी चली, फिर उसके बाद बंद हो जाती थी। तो फिर हमने सोचा मतलब कि जो रूटीन बने कि पर डे हमें मंडी जरूर जाना पड़े, कि जिससे कुछ तो खर्चा निकलेगा। तो हमने उस हिसाब से उसका एक रूटीन बनाया कि हम इस समय ये करेंगे तो अपना चलता रहेगा पूरे साल। जब हम बड़े हो रहे थे, हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, उस समय में बीमारी आ गई थी एक। मतलब गले में ये जो है वो थायराइड, जो वहाँ से खून बनता था वो खून बनना बंद हो गया था, तो हमारी हड्डियाँ सूख गई थी, जो हमारे पैर टेढ़े उसी से हो गए थे। तो लेकिन जब हमारा ऑपरेशन हुआ तो हमारा सही हुआ कुछ। तो लेकिन डॉक्टर लोगों ने कहा कि आप मतलब पढ़ाई की तरफ जब मतलब जहाँ ज़्यादा दिमाग लगाना हो वहाँ पर मतलब ज़्यादा वो काम मत करिए 2 साल के लिए। तो फिर हम उसी समय पढ़ाई हमारी छूटती गई, उसका इलाज कम से कम हमारा 3 साल चला। तो फिर जब फिर घर पे रहने लगे तो हम खेती में जाने लगे, घूमने लगे, तो खेती करने लगे। उस समय हमारी मतलब जो घर की स्थिति बहुत ख़राब थी। कभी कभी मतलब भाई इलाज में हमारे पैसा लग रहा था, उस समय पैसा बहुत कम था आदमी के पास। कभी होता था कि खाने की भी दिक्कत आ जाती थी, तो उससे अब वो सब दिक्कतें ख़त्म हो गई। के लखनऊ में एक वहाँ सेमिनार था, वहाँ हम गए तो वहाँ इंग्लिश सब्जी के बारे में बताया गया कि वहाँ। तो हमने सोचा कि हमारे यहाँ कभी नहीं होती, पूरे लखनऊ में कहीं नहीं होती थी। तो हमें एक पैकेट ब्रोकली का बीज मिला था, तो फिर हम उसको लगाए। उस पहले तो बिकती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो बिकने लगी। उससे अब हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब इस समय हमारे पास इंग्लिश वेजिटेबल में कम से कम 15 तरह की हम सब्जियाँ लगाते थे। रमेश के परिवार के पास पहले 6 बीघा जमीन थी, जो बाद में 3 हिस्सों में बट गई। रमेश के हिस्से में 2 बीघा जमीन आई, जिस पर रमेश पॉली हाउस बनाकर खेती करने लगे। पैदावार में इजाफा मिलने पर रमेश ने आसपास के कुछ और जमीन किराए पर ले ली। रमेश साल में 3 बार शिमला मिर्च की पैदावार लेते हैं। उनकी शिमला मिर्च लखनऊ के बड़े बाजारों और 5 सितारा होटलों में भेजी जाती है। आज इनकी मेहनत और सफलता देखकर आसपास के किसान भी इनसे सलाह लेने आते हैं। कृषि के क्षेत्र में अर्जित की सफलता को रमेश बाकी किसानों के साथ भी बांटने लगे। रमेश को उनके इन कार्यों के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है। पहले जो ये इंग्लिश सब्जी है, इसकी ट्रेनिंग भी तो नहीं होती थी कहीं, क्योंकि मतलब जो ट्रेनर थे उनको भी तो नहीं मालूम था कि ये क्या चीज़ है।
तो जब उनसे जैसे कहीं किसी से बीज मंगाना हो तो उनसे बात करो कि हमें बीज मंगाना, तो कहते थे कि ये इसका बीज यहाँ होता ही नहीं। लेकिन कुछ कंपनियों वालों ने फिर हमारी मदद की, वो अपने ऊपर कंपनियों में बात किए तो वहाँ से बीज मंगा के हमको दिए, जिससे मतलब हमें फ़ायदा हुआ। और जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीपक राय, उनसे मतलब हमने जब कहा तो वो दिल्ली पूसा में है डॉक्टर अवनी सिंह, जो पॉलिश का काम देखते हैं, उन्होंने भी बहुत मदद की। जो कि उनसे हमने जो कहा वो बीज वहाँ से मंगा के हमें भेजे, और समय समय वो ट्रेनिंग भी हमें देते रहते हैं। मतलब कि अगर हमें कोई दिक्कत आई उनसे बात कर लिया तो हमें उसका सलूशन दे देते हैं। हमारे घर पे मतलब 6 बीघे ज़मीन थी हमारे पहले, तो पहले हम पूरे 6 बीघे में हम काम करते थे। लेकिन हमारे मतलब दोनों भाइयों में, हमारा मतलब तीनों भाइयों में ज़मीनें बटी तो 2-2 बीघे ज़मीन आई। तो ज़मीनें यहाँ मैडम हमारे गांव में बहुत महंगी हैं, तो वो खरीद तो वो सकते नहीं थे। तो हमने अपने 2 बीघे में ज़मीन में काम शुरू किया। उसमें हमने 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस भी लगाया है, और आसपास के 2 बीघे खेत किराए पे भी लिए। तो उसी 4 बीघे में अभी खेती करा रहे हैं, क्योंकि हम मतलब ये देख रहे हैं कि चाहे आप ज़्यादा में करके कमा लिया, थोड़े में करके, तो हमारा ये रहता है कि थोड़े में तो ज़्यादा कमाया जा सके। अगर हम पूरे साल काम करते तो ज़्यादा से ज़्यादा लाख 1.5 लाख रुपए बचता था हमारा। वैसे तो हम करीब 8 से 10 लाख रुपए साल में कमा लेते थे। शिमला मिर्च की खेती जुलाई के दूसरे सप्ताह में हम लोग इसकी नर्सरी कराते हैं, और जब नर्सरी 25 दिन से 1 महीने की हो जाती, मान चलिए 30 दिन की, तब उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं, खेत में मतलब लगा देते हैं। और लगाने के मान चलिए करीब वही 80 से 85 दिन पर फसल देना मतलब शुरू हो जाती है ये। और इसकी मतलब समय समय पे इसकी बंधाई की जाती है। आप देखते हैं हर पौधे में सिर्फ 2 डाले या 3 डाले लेकर चलते हैं हम लोग उसके, और जितने शाखाएँ होती काटते चले जाते हैं ऊपर। इसमें कीड़ और रोग देखना पड़ता है। तो हर साल जो था लगभग 40 से 50 कुंटल माल निकलता था। मतलब एक जो हमारा 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है, इसमें करीब 50 कुंटल शिमला मिर्च निकालते थे, और वो करीब 5 लाख रुपए के आसपास होती थी। 3 बार 3 फसल देती हैं। जो पहला लगता है वो नवंबर में लग जाता है, मतलब वही नवंबर में फल लगना शुरू होता है, और 15 अक्टूबर से शुरू हो जाता है लगना, और 25 नवंबर के आसपास पकना लगता है। उसके बाद 1 फरवरी में लगता है, जो वो अप्रैल में टूटता है। अप्रैल में लगता है, जो अब जून तक चलता है वो। शिमला मिर्च हमारी जैसे तैयार हुई तो जो बड़े बड़े माल हैं, उनके वेंडर हैं, उनको देते हैं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के सफल किसान से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।